नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे प्रिय साथियों, आज मैं अपने इस ऑनलाइन क्लास में 6वें क्रम में आप सबका अभिवादन करता हूं। कल हमने आपको विभिन्न औषधियों के अंगवार, उनके लेकिन अंतिम समय में किन्हीं कारणों से हमारा ये वीडियो अपलोड नहीं हो सका। केवल आप 16 मिनट 3 सेकंड तक हमारे साथ थे, जिसका मुझे खेद है। मैं कल से जहां समाप्त कर रहा था वहीं से आज आरंभ करता हूं। आज हम आपको कुछ अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक विशिष्ट सिद्धांत की बात करते हैं। हमसे कल कुछ साथियों ने फ़ोन पर अहमदाबाद के एक डॉक्टर नवीन जी थे, महाराष्ट्र से डॉक्टर शिंदे, जयपुर से भी हमारे एक सज्जन ने फ़ोन किया, लखनऊ से डॉक्टर पटनायक, कई साथियों ने फ़ोन पर इस कार्यक्रम की तारीफ की और कुछ सवाल भी किए। एक सज्जन लखनऊ से ही डाइल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कि डाइल्यूशन क्या है, और एक हमारे प्रयागराज के एक चिकित्सक ने एक ऑडियो क्लिप भेजी थी जिसमें किसी महाराष्ट्र के कर्नाटक के किसी चिकित्सक की आवाज़ थी, जिन्होंने ये कहा कि डिस्टिल वाटर में फंगस नहीं बनेगा और 18 साल से वो उसको प्रिपेयर किए हुए हैं, प्रिजर्व किए हुए हैं और अल्कोहल का प्रयोग नहीं करते हैं। हमसे कई चिकित्सकों ने इस बात को पूछा कि क्या हमारे प्रिजर्वेशन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल की ज़रूरत है। मैं अपने उन सभी साथियों को आश्वस्त कर दूं कि इस सवाल को मैं जब औषधि बनाने का क्रम आएगा तो मैं वहाँ पे इस बात को क्लियर कर दूंगा कि आप डिस्टिल वाटर को कैसे प्रिजर्व करेंगे, या अल्कोहल में दवा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, या क्यों बनाएंगे, कितनी मात्रा में बनाएंगे, उसका अनुपात क्या होगा। आज फिलहाल मैं आपको इस बात को बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक चिकित्सक के रूप में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं आपको विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं आया हूं। विज्ञान आप सब जानते हैं, कुछ अल्प समय में जो मेरे पास इस लॉकडाउन के समय मेरे पास सुरक्षित है, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं अपने साथियों के बीच में। तो मैं सिर्फ उन बातों को बताऊंगा जो आप नहीं जानते हो। जो आप जान चुके हो उसके बारे में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। आप विज्ञान पढ़े हैं, शरीर के अंगों को पढ़े हैं, शरीर की क्रिया विज्ञान आप जानते हैं, वनस्पतियों के नाम जानते हैं, उनके कार्य जानते हैं और औषधियों के नाम भी जानते हैं। दिक्कत आपको तब आती है जब आप किताबों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। और मैं इस क्लास को इस उद्देश्य से ले रहा हूं कि किसी भी मैटेरिया मेडिका या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बगैर आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड जब पूरे शरीर को कवर करता है तो एक चिकित्सक होने के नाते, एक फिजिशियन होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि रोगी की शिकायत के अनुरूप हम उसके अंगों तक पहुंच सकें। तो अब अंगों तक पहुंचने के लिए हमने अपने प्रैक्टिस लाइफ में डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में एक चार्ट बनाया था, जिस चार्ट की 1985 में, 1987 में और इसके बाद 1992 में बड़ी मांग की गई थी। लेकिन चूंकि वो समय एक ऐसा क्रिटिकल पीरियड था कि उस चार्ट को समझाने और समझने के लिए इतने साधन उपलब्ध नहीं होते थे। चार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये चार्ट मेरा खुद का बनाया हुआ चार्ट है। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ, ये दोनों हमारे टिश्यू सिस्टम को कवर करते हैं। अब जब लिम्फ और ब्लड में कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई अनियमितता आती है, कोई परसिस्टेंस चेंज होता है, तो ऐसी दशा में शरीर को हमने सिर्फ 3 मुख्य सिस्टम में बांट दिया, जिसमें सारे अंग आ जाते हैं। पहला हमने बांटा क्रेनियल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे ब्रेन, ईयर, आई, नोज, थ्रोट, ये ऊपर का पूरा सिस्टम उसमें कवर हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम हमने माना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा स्टमक,
इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स, लीवर और लंग्स। अब आप कहेंगे लंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे आया? हम डाइजेस्टिव सिस्टम का तात्पर्य लेते हैं वो सिस्टम जिससे हम शरीर को ऊर्जा दे सकें, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो और चाहे वो ऑक्सीजन के माध्यम से हो। तो लंग्स भी ऑक्सीजन को लेकर के ऊर्जा को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है ऊर्जा में और वो ले जाकर के हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस नाते हमने लंग्स को भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत लिया है। ये बहुत समझने की बात है। फिर से सुन लें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज और लंग्स। फिर दूसरा है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। अभी मैं इस पर चर्चा करता हूं। एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम शुरुआत कर रहे हैं लंग से, किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर से, लीवर से और स्किन। इतने महत्वपूर्ण अंग हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के हैं जो बॉडी से अपद्रव्यों को एक्सक्रेट करते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से, वातावरण के परिवर्तन के माध्यम से अनेक अपद्रव्य हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। उन अपद्रव्यों को रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में घूमना पड़ता है, लेकिन जब वो किडनी में पहुंचते हैं तो उन अंगों से आए हुए अपद्रव्यों को रक्त किडनी के बोमेन्स कैप्सूल में उसका शोधन करता है, छान लेता है। छानने के बाद फिर जो रीअब्जॉर्प्शन प्रक्रिया है वहां छान लेता है। छानने के बाद जो शुद्ध रक्त बनता है वो विभिन्न अंगों को सप्लाई कर दिया जाता है और जो अशुद्धता आती है वो पानी के साथ मिलकर के यूरिन के रूप में हमारे यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। और इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो हमारे अंग हैं वो लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स भी एक्सक्रेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर हमारा नाइट्रोजन और अमोनिया को मिला करके जो अन्य प्रोडक्ट बनते हैं हानिकारक, पहले वो प्रोटीन कन्वर्ट करता है, फिर अमोनिजिनस करता है, आयनाइजेशन करता है। तमाम प्रक्रियाएं लीवर की तमाम क्रियाओं में आपने पढ़ा होगा, जिनमें ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजिनेसिस, ये सारी प्रक्रियाएं लीवर की कोशिकाओं में होती हैं, जिसके क्रियान्वयन के बाद अनेक अपद्रव्य प्रोडक्ट बनते हैं, उनको ही शरीर से बाहर निकालना है। स्किन पसीने के रूप में अनेक तत्वों को बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से हमने 3 सिस्टम में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पूरे फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3 सिस्टम में डिवाइड किया। पहला क्रेनियल नर्वस सिस्टम, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम और तीसरा एक्सक्रेटरी सिस्टम। हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी रोगी आएगा तो उसके रोग में या तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होगा या तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और इन दोनों सिस्टम में से कोई एक अगर इन्वॉल्व है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन अपने आप उसमें इन्वॉल्व होगा। इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ कि हमको सीएनएस की यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की दवा हर सिस्टम के रोगी को या हर रोगी को कंपलसरी देनी है। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को जज करने के लिए आपको रोगी की शिकायतों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेना होगा। यानी हमारा फार्मूला बना रोगी को दवा देने के लिए, अगर हमारा सीएनएस सिस्टम नंबर 1 है, डाइजेस्टिव सिस्टम नंबर 2 है, एक्सक्रेटरी सिस्टम नंबर 3 है, तो 1 + 2 + 3 सिस्टम या 1 + 3 सिस्टम या 1 + 2 सिस्टम, यानी 1 सिस्टम सीएनएस सिस्टम हमारा सब में कॉमन रहेगा। अब इन सिस्टम के लिए हमने दवाइयां कौन सी अपने फार्मूले में रखी? पहला सीएनएस सिस्टम। सीएनएस सिस्टम में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने 6 दवाइयों को मिलाया। ये है S1, P1, C5, L1, A3, F1, और कभी कभी P1 के स्थान पे हटा करके बेन1 कर देते हैं, क्योंकि P1 और बेन1 को अल्टरनेट हम यूज करते हैं रोगी के कंप्लेंट के अनुसार। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अन्य दवाओं को दे रहे हैं और वो कार्य अच्छा नहीं कर पा रही हैं, जैसे हम उसमें P1 डालते हैं
P1 डालने से ब्रोंकियोल की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई तेज हो जाती है और हमारी औषधियां शरीर में तीव्र गति से कार्य करना शुरू करती हैं। यानी फिर से सुन लें, S5, C5, L1, A3, F1, BEN1 या P1, ये 6 औषधियां हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हम संयुक्त रूप से इसका उपयोग करते हैं। और इसका एक कंपाउंड बना करके आप किसी शीशी में रख लीजिए, बार बार आपको इन 6 दवाओं को नहीं निकालना पड़ेगा। 1 पाउंड आप बना लीजिए एक बार में। 1 पाउंड में आप क्या कितना डालेंगे? 1 पाउंड आपका 400 ml अगर डिस्टिल वाटर है, एक ग्राम आप ये 6 औषधियां उसमें मिला दीजिए और उतना पानी डिस्टिल वाटर उसमें कम रहे, यानी अगर आपने 6 ग्राम पानी की व्यवस्था उसमें कम कर लीजिए, उसको मिला के 1 पाउंड आप बना के रख लीजिए। दूसरा सिस्टम आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास सीधा सा मेडिसिन है जिसे हम L2 कहते हैं। L2 में आपको पता है S1 है, L1 है और A3 है। इसको भी आप 1 पाउंड में मिला के रख लीजिए। अब 1 पाउंड में एक ग्राम पड़ेगा, उसमें 6 मेडिसिन है, इसमें 3 ही मेडिसिन रहेगी। ऐसा नहीं कि आप मेडिसिन की मात्रा को बढ़ा दें कि 6 के बराबर इसको कर दें, क्योंकि ये 1 पाउंड का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमारे पास L3 कंपाउंड मेडिसिन है। L3 में क्या है? L1, A3, S2। S1 का अल्टरनेट है। जहां पर S1 काम नहीं करती वहां पे हम S2 का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऐसे तमाम रोगी देखे गए हैं जहां पर ये लगता है कि S1 हम लगातार दे रहे हैं और काम नहीं कर रहा, और जैसे हमने उसको S2 दिया तो काम शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे सोच में डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो अगर S1 काम नहीं करा तो तत्काल आप S2 याद कर लीजिए। तो जब इन 3 बॉटल आपके बगल में रखे रहे एज ए फिजिशियन, आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, रोगी के आते हैं उसकी कंप्लेंट को सुनिए और इन तीनों में से 1 नंबर की बॉटल कंपलसरी है, 2 और 3 की बॉटल से आपको दवा चुनना है। इस बॉटल से आपको अपने रोगी के बॉडी के फिजिकल कॉन्स्टिट्यूट को देखते हुए, रोगी दुबला है, पतला है, मोटा है, 50 साल का है, 5 साल का बच्चा है, 20 साल का युवक है, महिला है कि पुरुष है, इन बातों को ध्यान में रख के अलग अलग डोज में आपको देना होगा। अब लोग बात करते हैं डोजोलॉजी की कि हम कितना डोज दें। देखिए, डोजोलॉजी ये कहीं नहीं स्पष्ट कर पाई है कि हम किसी रोगी को एक निश्चित क्रम में ही दवा देंगे। आपने अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को भी देखा होगा, वही दवा, वही पैरासीटामॉल, किसी को आधी टैबलेट देते हैं, किसी को 2 टैबलेट देते हैं, किसी कहते हैं कि इसको सुबह दोपहर शाम खाइए, किसी कहते हैं कि दिन में 1 बार खाइएगा। ये चिकित्सक के सामने बैठे हुए रोगी पर निर्भर करता है कि वो चिकित्सक उसको दवा की मात्रा किस अनुपात में देगा। वो मैं बता दूं कि आप उसको 10-10 बूंद दो। आज हो सकता है रोगी आपके सामने, हमारा 10 बूंद हमने आपको समझाया है और रोगी को 15 बूंद की आवश्यकता हो। तो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए एक नॉर्मल व्यक्ति जिसका शारीरिक वेट 50 किलो है, उम्र उसकी 25 से 30 वर्ष के बीच में है, 50 से 60 के बीच में किलो के बीच में उसका वजन है, तो जो फार्मूले बनाए जाते हैं वो इस क्रम को देखकर बनाए जाते हैं। अगर, और ये क्रम का मैं एक फार्मूला आपको बता दूं कि इन दवाओं का इस उम्र के अनुपात में आप अपने उस बॉटल से, जो मैंने बॉटल आपके लिए बनवाई, उस बॉटल से 10-10 बूंद 1 औंस डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, आपकी दवा तैयार हो गई। उस दवा को रोगी को देते समय कहिए कि इसमें से 20-20 बूंद निकाल करके 1 कप ताजे पानी में वो दिन में 3 बार 4 बार जैसे उसकी आवश्यकता आप समझते हैं उसको पिलाइए। यहां पे हम किसी डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अपना फार्मूला है कि हमने एक बार D3 से 1-1 ग्राम 1 पाउंड में बना लिया, फिर 1 पाउंड से हमने 10-10 ड्रॉप मिला के 1 औंस में डाला, और उस 1 औंस से हम फिर 20-20 ड्रॉप निकाल के कह रहे हैं कि 1 कप पानी में दिन में 4 बार रोगी ले। अब आप कहेंगे इसमें सारे सिस्टम, सारे आर्गन आ गए कि नहीं आ गए? अब इसके साथ का सब साइड सुनिए। जैसे ये तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये आपके मुख्य सिस्टम हो गए।
अब इसके अलावा ये हो सकता है कि रोगी की शिकायत कुछ अन्य हो, जैसे रोगी ने कहा सर भूख हमें आजकल नहीं लग रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, गले में जलन हो रही है, लेकिन उसके साथ उसने एक प्रक्रिया और जोड़ दिया, सर जब मैं सोता हूं तो मेरी पीठ में कंधे में दर्द होने लगता है, पैरों की एड़ी में जलन होने लगता है, या अंगुलियों में पीड़ा होती है सुबह उठने पे। तो ये उसकी एक्स्ट्रा कंप्लेंट है। इन औषधियों के साथ उन अंगों की औषधियों को भी इसमें मिश्रित किया जा सकता है, लेकिन उन औषधियों को मिश्रित करने का फार्मूला हमारे मुख्य औषधियों के अगर 10 ड्रॉप हम गिरा रहे हैं तो इन औषधियों के यानी संबंधित अन्य अंगों की औषधियों को हम 5-5 ड्रॉप लेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें मिलाएंगे। ये एक फिजिशियन के रूप में आपको लगातार निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, और इसमें कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर आप दिमाग लगाएंगे, अपने रोगी के साथ पूरी की पूरी तन्मयता बरतेंगे, तो दवाओं का चुनाव करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी सुबह हमारे एक साथी ने फैजाबाद से फ़ोन किया कि उनके किसी रोगी को दिक्कत हो रही है, राइट साइड के कमर में से लेके जांघ तक दर्द बना हुआ है। उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था मैंने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है और उनको सलाह दी कि आप इसको 1 महीना कंटिन्यूअस खिलाने के बाद मुझे आप उसका परिणाम बताइए और वॉच करिए। एक सज्जन ने बताया कि उनके कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, एक कान की आवाज़ चली गई है और दूसरे में भी ये बीमारी आरंभ हो गई है। मैंने उनको भी कुछ अपने हिसाब से औषधियाँ बताई हैं। तो जब आप हमसे व्यक्तिगत फ़ोन पर, हमारा फ़ोन नंबर आपके सभी के पास है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 9793252355। आप इस पर हमसे शाम को 4 बजे से 6 बजे के मध्य कभी भी मुझसे आप सवाल कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन के बाद आप हमसे रात में 8 बजे के बाद ही बात कर सकते हैं। लॉकडाउन में 4 से 6 मैंने 2 घंटे अपने चिकित्सक साथियों के लिए या किसी भी अन्य संबंधित रोगियों के लिए सुरक्षित कर रखा है। बाकी टाइमिंग में चूंकि मैं फिर आपको बता दूं कि चूंकि मैं एक कॉलेज का प्रधानाचार्य भी हूं, इस नाते मेरी टाइमिंग बहुत ही सेट करके हमको अपने दैनिक जीवन में चलना पड़ता है। तो ऐसी दशा में 4 से 6 बजे के बीच में यदि आप हमसे सवाल करते हैं तो मैं आपके जवाब को देने में सक्षम हूँ। उसके आगे पीछे अगर आप सवाल करते हैं तो कोशिश करूंगा कि आपके सवाल तो सुन लूं, लेकिन जवाब मैं अपने समय पर ही दे पाऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। तो ये हमने आज आपको बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को हम सिस्टम वाइज बांट करके रोगी के समक्ष अपने आप को कैसे एज ए फिजिशियन प्रस्तुत करें। हमसे लोगों ने अनुरोध किया कि आप केवल 20 से 25 मिनट का अपना लेक्चर दिए ताकि हम लोग उसको समाहित कर ले जाएं। अधिक लंबा लेक्चर देने पे हम लोग कुछ भूल जाते हैं। तो मैं आपकी इस सलाह को स्वयं सिरधारी करता हूं और इस बात को मानता हूं कि मेरा 20 से 25 मिनट का प्रतिदिन का लेक्चर आपके लिए पर्याप्त है। और अगर मैं ये समझूंगा कि मैं अपनी बातों को पूरी तरह से आप तक नहीं पहुंचा पाया तो मैं फिर एक कोई अलग से दूसरा क्लास शाम को भी आपको देना शुरू करूंगा। मेरा प्रयास है कि 3 मई तक मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मुख्य बातों को, जो मेरे अपने निजी 35-36 साल के अनुभव हैं, मैं आप तक पूरे देश तक पहुंचा सकूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे वे विरोधी जो मुझे ब्लॉक कर चुके थे, या वे लोग जो मुझसे ऊटपटांग बातें फोन पर किया करते थे, या वे लोग जो विभिन्न तरह के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव पर टीका टिप्पणियां करते थे, वे आज बहुत अच्छी तरह से मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मुझे निरंतर व्हाट्सएप पे उसको लाइक करने के लिए और लेक्चर देने के लिए बधाइयां दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा इस पूरे देश में न कोई विरोधी है और न मैं ही किसी को से विरोध करता हूं। हाँ, चूंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विज्ञान है और विज्ञान के सिद्धांतों से हट करके जब कोई अपनी नई परिभाषा बताता है या विज्ञान को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहता है या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपनत्व दिखाने के चक्कर में कुछ अपनी बातों को उसमें समाहित करता है लेकिन सिद्धांत के खरे नहीं उतार पाता, तो मैं उसकी आलोचना करता हूं, विरोध नहीं करता। विरोध करना और आलोचना करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। विरोध हो गया कि आपको मैं ये काम करने ही नहीं दूंगा, और आलोचना ये हुआ कि आपने जो किया है, जो आप बता रहे हो, मैं उसमें अपने विचार रख करके आपको कुछ संशोधन बता। तो मैं सिर्फ एक आलोचक हूं। मैं अपने शिक्षा विभाग का भी अधिकारियों का प्रिय इसीलिए माना गया हूं कि मैं आलोचना करता हूं, मैं विरोध नहीं करता। हमारे अधिकारी भी हमसे तमाम सलाह लेते हैं कि बताइए इसमें क्या होना चाहिए, कैसे संशोधन होना चाहिए।
तो मैं उनकी बातों को सुनने के बाद जो मेरा निष्कर्ष निकलता है मैं उसको अपनी तरफ से उनको प्रस्तुत करता हूँ और उसको लोग लाइक करते हैं। यही स्थिति यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी है। मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे सीनियर्स जितने भी हैं वो सब मेरे आदरणीय हैं, और मेरे जितने जूनियर हैं मैं उनको इस बात की सीख दूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपसे मेडिकल प्रोफेशन में अगर कोई 1 मिनट भी सीनियर है तो आप उसका सम्मान करना सीखिए, उसका अपमान करना मत सीखिए, उससे तर्क वितर्क करना मत सीखिए, उसको कुतर्क मत बताइए, बल्कि नम्रता के साथ उसे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। आप अपनी बात कहें, लेकिन अपनी बात इस तरह ना कहें कि सीनियर को लगे कि आप जूनियर और सीनियर के दायरे से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज के डेट में सबसे बड़ी कमी पाई जा रही है। एक 20 साल का चिकित्सक या एक 5 साल का चिकित्सक एक 15 साल के चिकित्सक से अनावश्यक भिड़ जा रहा है, बिना बात के, बिना अनुभव के, बिना जानकारी के। वो इसलिए भिड़ रहा है कि वो ये सोच रहा है कि ये पुराने वाले कुछ नहीं जानते। आज वो नए लोग कंप्यूटर खोल करके, गूगल खोल करके जो जान रहे हैं वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। गूगल ने वही तो बताया है जो हम गूगल पे सेव कर रहे हैं, या जो हमने गूगल में डाला है, या गूगल के पास तक जो मटेरियल भेजा गया है। कोई नई चीज नहीं है। गूगल एक ऐसा लाइब्रेरी है जहां से हम दुनिया की हर चीजों को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन गूगल ने संरक्षित वही किया है जो कुछ पीछे हो रहा है और जो आज की डेट तक हो चुका है उसी को वो डाल देता है। जैसे मेरे वीडियो, हो सकता है गूगल भी अपने यहाँ सेट कर ले, या मेरी इन बातों में उसको कुछ अच्छा लगे उसको सेव कर ले, और कल आज से 10 साल बाद अगर कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में पूछना चाहता है तो गूगल उसको निकाल के दिखा देगा। तो मैं अपने सभी चिकित्सक साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि आप सीनियर और जूनियर का सम्मान बनाए रखें। हम अपने जूनियर को पूरा स्नेह देते हैं और सीनियर के साथ सदैव लगाव बनाए रखते हैं। हो सकता है कि कुछ विभिन्न मामलों में हमारे आपके विचार ना मिलते हों, लेकिन विचार मिलने का मतलब ये नहीं कि हमारे आपके मन में मैल आ जाए। हम आप एक दूसरे से मुलाकात करना बंद कर दें, एक दूसरे से अपशब्द बोलना शुरू कर दें, एक दूसरे की भाषाओं को गलत प्रचारित करना शुरू कर दें। इन बातों को अन्य चिकित्सा पद्धति में देखा नहीं गया है। हमारे यहाँ इस बात की होड़ लगी कौन आगे निकल जाए, और इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज भी रो रही है जहां पर खड़ी है। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों के 3 सिस्टम को जो मैंने आपको बताया है उस सिस्टम पर आप ध्यान दें, और कल सुबह आप सब तैयार रहें, क्योंकि कल मैं औषधि बनाने के उन फार्मूलों पर आना चाहता हूं जो आप जानना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक के इस कार्यक्रम के लिए। आज मैं इस 6वें दिन के क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।